नमस्कार। मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है लोदियों का राजत्व सिद्धांत। लोदी, जिसको हम अफगान या पठान भी कहते हैं, के राजत्व सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का हमारा मुख्य स्रोत है अब्दुल्ला खान द्वारा लिखित तारीख दाऊदी। दूसरे लेखक है नियामतुल्ला, जिन्होंने तारीख मखजानी व अफगानी लिखी है, जो लोदी काल के बारे में विस्तृत विवरण उपलब्ध करवाती है। और तीसरा मुख्य स्रोत है अहमद यादगार कृत तारीख सलातीन ए मखजानी। इन स्रोतों से हमें अफगानों के राजत्व सिद्धांत के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। लोदी काल में हम सबसे पहले बात करते हैं बहलोल लोदी की। बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत की हम बात करें, क्योंकि बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था, ने तुर्की राजत्व सिद्धांत, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। सबसे पहले बलबन ने तुर्की राजत्व सिद्धांत दिया, जो निरंकुश और देवी सिद्धांतों पर आधारित था। उन्हीं बातों का काफ़ी हद तक अनुसरण करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राजत्व सिद्धांत दिया। लेकिन बहलोल लोदी के समय में परिस्थितियां ऐसी थी कि उसने तुर्की राजत्व सिद्धांतों में परिवर्तन करके और एक नया, एक उदार राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्योंकि ये अफगानों की जातीय परंपराओं के विरुद्ध था। इसलिए उसको इस तुर्की राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन करना पड़ा। बहलोल के द्वारा तुर्की सुल्तानों से भिन्न राजत्व सिद्धांत के अनुसरण करने के पीछे के अगर कारणों की हम बात करें, तो पहला कारण था कि अफगानों का सामाजिक संगठन कबायली प्रथा पर आधारित था, जिसमें हर कबीले का एक अध्यक्ष होता था और उस अध्यक्ष की स्थिति निरंकुश शासक के रूप में न होकर के समान पदों में प्रथम और हर कबीले का प्रत्येक सदस्य स्वयं को अध्यक्ष के समकक्ष मानता था। इसलिए ये लोदी काल की आवश्यकता थी कि वो तुर्की राजत्व को में परिवर्तन करके और एक नया और एक उदार और एक सम्मानजनक, एक मानवीय दृष्टिकोण वाला राजत्व सिद्धांत अपनाए। दूसरी बात ये थी कि अफगान स्वभाव से स्वतंत्रता प्रेमी थे और एक अफगान कबीला दूसरे अफगान कबीले का आधिपत्य मानने को कभी तैयार नहीं था। तीसरी बात, अफगानों को तुर्क और भारतीय मुसलमान असभ्य और जंगली और अपने से हीन मानते थे और वे अफगानों का आधिपत्य स्वीकार करने को कभी तैयार नहीं थे। तो इन सब कारणों के फलस्वरूप बहलोल लोदी को अफगान अमीरों की शर्तों पर ही उनका समर्थन प्राप्त करना पड़ा, जिसकी वजह से उसने अपने राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन किया। शासक और अमीरों के बीच का जो संबंध था, वो समतौल्य में प्रथम की हमने बात की का था। अतः उसने राज सिंहासन का भी उपयोग नहीं किया। वो सभी गद्दा बिछा के या दरी बिछा करके एक ही जाजम पे बैठा करते थे। अर्थात सुल्तान के लिए किसी प्रकार के कोई वैभव, शानो शौकत या दिखावट जैसी कोई चीज़ उस समय नहीं थी। और बहलोल लोदी ने अफगानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कभी दरबार में सिंहासन पर वो स्वयं नहीं बैठा। दूसरी बात थी कि विरोधी अमीरों को मनाने में भी उसका भरोसा था। वो अफगान अमीरों को सदैव मसनद आली कह करके पुकारता था और
अब्दुल्ला खान तो यहाँ तक लिखता है कि यदि कोई अफगान सरदार या अमीर बहलोल से नाराज हो जाता था तो वे उसके घर पे जाकर उसे मनाने का प्रयास करता। बड़ी संख्या में अफगानी अमीरों को आकर्षित करके उन्हें राज्य सेवा में भर्ती किया गया, क्योंकि ये समय की आवश्यकता थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अफगानों को यहाँ शासन और सत्ता और प्रशासन में लाया जाए ताकि लोदियों की सत्ता पे पकड़ मजबूत बन सके। तो बहलोल लोदी ने बलबन के देवीय सिद्धांतों पर आधारित राजत्व सिद्धांत को त्याग करके मानवीय समझौते पर आधारित राजत्व सिद्धांत को अपनाया। किंतु बहलोल लोदी ने राजत्व के जिस सिद्धांत का अनुसरण किया उसके फलस्वरूप सुल्तान की स्थिति गिर करके एक सामान्य अमीर की भांति हो गई और अफगान अमीर अत्यंत शक्तिशाली हो गए, जिसके फलस्वरूप सल्तनत में सत्ता के अनेक केंद्र बन गए। अगली हम बात करेंगे सिकंदर लोदी के राजत्व सिद्धांत की। बहलोल के बाद जब सिकंदर लोदी सुल्तान बना तो उसने बहलोल लोदी से भिन्न राजत्व सिद्धांत का अनुसरण किया, जिसके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य सुल्तान की शक्ति में वृद्धि करना और अमीरों की शक्ति को नियंत्रित करना। तो ये बहलोल से भिन्न राजत्व सिद्धांत अब हमें आता हुआ दिखाई देता है, या राजत्व के अंदर जो एक परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है उसमें दो मुख्य कारण है कि सुल्तान के पद की गरिमा को वापस बढ़ाना और उच्छृंखल अमीरों की शक्ति को नियंत्रित करना। उसके राजत्व सिद्धांत की पहली बात यह थी कि उसने अमीरों और सामंतों को अनुशासित रहना सिखाया। दूसरा ये था कि राज सिंहासन का प्रयोग अब उसने शुरू कर दिया है। जो बहलोल कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठा, सिकंदर लोदी ने अब राज सिंहासन का प्रयोग शुरू कर दिया है और अमीरों को सुल्तान के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उसने बाध्य कर दिया। इसके अलावा गुप्तचरों के माध्यम से सिकंदर लोदी ने अमीरों की कड़ी निगरानी रखवानी शुरू कर दी और सामंतों या अमीरों को उनकी जागीरों की आय का हिसाब देने के लिए बाध्य किया गया और उनमें अगर कोई गड़बड़ियां पाई गई तो उनको दंडित किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर कोई अमीर अफगान सरदार या अमीर अनुशासनहीनता का परिचय दिया है तो उसको कठोर दंड दिया गया था। इसका एक उदाहरण है कि संभल में चौगान खेलते समय जब सुल्तान की उपस्थिति में दो अफगान सरदार झगड़ने लगे तब उसने उन्हें सार्वजनिक रूप से कोड़े लगवाए। ये एक बड़ी बात थी। और दूसरी बात उसने ये कही कि राजत्व की गरिमा को बढ़ाने के उद्देश्य से शाही फरमानों के संबंध में एक नई परंपरा सिकंदर लोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके अनुसार जब किसी प्रांतीय गवर्नर के नाम फरमान जारी किया जाता था तो उसे अपनी राजधानी से 6 मील आगे आकर उस फरमान को स्वीकार करना पड़ता था और जब तक वह फरमान पढ़ नहीं लिया जाता तब तक वहां उपस्थित सभी लोग खड़े रहते थे। तो ये सम्मान जो था सुल्तान के प्रति एक श्रद्धा प्रकट करने का एक तरीका था, सुल्तान के प्रति निष्ठा दिखाने का एक तरीका था। और क्योंकि गुप्तचर व्यवस्था को उसने काफ़ी कड़ा कर दिया था और इसी के माध्यम से अमीरों पे कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। सिकंदर लोदी ने अपने अमीरों को अनुशासित किया लेकिन अपमानित नहीं किया और सुल्तान की शक्ति में वृद्धि की। अर्थात हम कहें कि इसने एक मध्यम मार्ग को अपनाते हुए सुल्तान की शक्ति में भी बढ़ोतरी की, प्लस अमीरों पर भी अनुशासन किया और उनको किसी प्रकार के उनकी मान सम्मान की रक्षा करते हुए उनको नियंत्रित करने की कोशिश की। तीसरा आते हैं इब्राहिम लोदी का राजत्व सिद्धांत। ये लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था और इब्राहिम लोदी ने तुर्की राजत्व सिद्धांत का पूर्ण रूप से पालन किया, पूर्ण रूप से
एक निरंकुश राजत्व सिद्धांत का अनुसरण किया है और आते ही उसने सबसे पहले एक फरमान जारी करवाया, एक घोषणा की कि राजा का कोई संबंध ही नहीं होता, सभी सरदार उसके सेवक की भांति होते थे, अर्थात किंगशिप हैज नो किंगशिप, राजा राजा है, बाकी सब उसके सेवक, दास या प्रजा है। अमीरों और संबंधियों पर कठोर अनुशासन उसने लागू किया और इसके अलावा इब्राहिम लोदी ने तुर्की सुल्तानों की भांति निरंकुश शासक के समान व्यवहार करना उसने प्रारंभ कर दिया। उसने ये आदेश जारी किया कि अफगान सरदारों को दरबार में हाथ जोड़ के खड़े रहना चाहिए और जब तक सुल्तान का इशारा नहीं हो तब तक वो बैठने की उनको इजाजत नहीं थी। अमीरों को अपने अपराधों पर कठोर दंड दिए गए थे, छोटे छोटे अपराधों पर उनको कड़े दंड दिए गए थे, किसी को शक के आधार पर दंडित किया गया था। इससे असंतोष फैला और अमीर षड्यंत्रों में शामिल हो गए। दिल्ली सल्तनत काल में राजत्व का रूप हमेशा परिवर्तनशील रहा था, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहा और तुर्की शासकों ने एक निरंकुश और शक्तिशाली राजतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें हम बलबन और अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद में तुगलक काल में आते आते राजत्व की यह अवधारणा कमजोर पड़ने लगी और अफगान शासकों ने इस अवधारणा का परित्याग करके राजत्व सिद्धांत के उदार और विनम्र रूप का अनुसरण किया। लेकिन इब्राहिम लोदी ने सुल्तान के पद की गरिमा को इस हद तक बढ़ा लिया कि अफगान अमीरों को शाही तंबू के समक्ष भी पूर्ण सम्मान प्रदर्शित करना पड़ता था। लेकिन इब्राहिम लोदी के उपयुक्त राजत्व सिद्धांत लोदी वंश के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ और वह अंततः लोदी वंश के पतन का एक मुख्य कारण बना। इब्राहिम लोदी ने इस व्यवस्था को बदलने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो इसमें असफल रहा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि तीनों लोदी शासक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के काल में भिन्न भिन्न प्रकार के राजत्व सिद्धांतों का अनुसरण किया गया, जिसमें बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी अपने समय में एक कहना चाहिए कि सफल सुल्तान साबित हुए। वहीं इब्राहिम लोदी ने एक कठोर, कड़ा और एक निरंकुश राजत्व सिद्धांत को अपना करके न केवल उसने अपने अमीरों का, अपने सरदारों का विश्वास खोया, बल्कि सारे के सारे सरदार उससे नाराज होकर के उसके सुल्तान की निष्ठा वो खो चुके थे और विरोधियों के साथ मिलकर के सल्तनत के पतन के कारण बने। धन्यवाद।